साथियों, एक बार पुनः नमस्कार आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमने पिछली क्लास में पढ़ा वायु राशियों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम जो टॉपिक है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जितने भी मौसमी बदलाव हुए हैं और जितने भी चक्रवात, प्रतिचक्रवात जो पैदा होते हैं या वायुमंडलीय अस्थिरता पैदा होती है, उसके लिए जेट धाराओं का या जेट स्ट्रीम का अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान है। तो बात हम करते हैं जेट स्ट्रीम पे। जेट स्ट्रीम जो है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे मौसम विज्ञान में, और जेट स्ट्रीम को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि चक्रवात इतना जल्दी समझ में आ जाएगा इससे कि आप ताजुब करोगे कि जादुई तरीके से जेट स्ट्रीम जो है चक्रवातों की गति और दिशा को तय करने में अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो तड़ित झंझा हो या फिर तूफान हो या फिर चक्रवात हो या फिर प्रति चक्रवात हो, ओलावृष्टि हो या फिर किसी तरह से बिजली का चमकना जिसको तड़ित झंझा हम कहते हैं, तो ये सुनामी का पैदा होना, इनमें सबसे ज्यादा जो मुख्य प्रत्यक्ष तरीके से योगदान रहता है वो जेट स्ट्रीम का रहता है। तो बात हम करेंगे कि जेट स्ट्रीम जो है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जो शब्द दिया था जेट स्ट्रीम वो सी जी रोसबी ने दिया था। किसने? सी जी रोसबी ने दिया था। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी सी जी रोसबी ने सन 1947 में, कब दिया? सन 1947 में। बड़ा आसान है ना। सन 1947 में जेट स्ट्रीम जो शब्द है वो किसने दिया? रोसबी ने, यानी सी जी रोसबी ने। मैं यहां आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूं कि हमारे विश्व में प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उस समय भूगोल जगत में बड़ी हलचलें मच रही थी, और भूगोल जगत में न जाने कितने सिद्धांत आए, लेकिन 13 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध रहा। इस युद्ध के दौरान समस्त जो ज्ञान था वो आपस में दुनिया के सामने नहीं आ पाया या व्यवहारिक धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन द्वितीय जो वर्ल्ड वार था उसने कुछ नई चीजें पैदा की। एक तो हमें वायुयान दिए, दूसरी बात उस समय तक वायुयान जो थे अपने निर्माण के सर्वोत्तम काल से गुजर रहे थे, तो वायुयान जो था या वायु परिवहन जो था वो संभव हो पाया था द्वितीय विश्व युद्ध बाद पूरी तरह से। तो यहां बात आती है कि सन 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए थे, उस समय इस जेट धाराओं की खोज की गई थी, क्योंकि यूएसए के जो जेट विमान थे, जेट विमान जो थे वो इस समय जो थे वो गति करना रुक गए थे, या वो एक वायुमंडलीय क्षेत्र में या सौरमंडल में 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब वो उड़ान भर रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा वायु के घर्षण से गुजरना पड़ा था, और वहीं से इसका नाम जो था वो जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम पड़ गया। और इस जेट धाराओं का प्रयोग सर्वप्रथम 1947 में सी जी रोसबी ने किया था। अब हमें इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि जेट विमानों की गति में अवरोध पैदा करने के कारण हमने इसको क्या कह दिया? जेट स्ट्रीम कह दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसके ऊपर क्या है? इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके ऊपर एक वायुमंडल जो है वो लिपटा हुआ है चारों तरफ। तो वायुमंडल अगर लिपटा हुआ है तो निश्चित तौर से पृथ्वी जो है वो प्रतिदिन जो है 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है। यानी मैं यूं कहूं कि लगभग जो पृथ्वी है वो 1680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, तो वायुमंडल उसका साथ नहीं दे पाता। तो हम हमेशा ही ये जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, ऊपर वाला जो भाग है, यानी कि मैं लिखूं 6 से 12 किमी तक, यानी कि सौरमंडल में, यहां जो बीच वाला क्षेत्र है वो हमेशा ही जो पृथ्वी घूमती है उसी तरह से घूमता है। बाकी जो हवाएं हैं वो उल्टी चलती हुई हमें नजर आती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिमी से पूर्व की तरफ इस तरफ घूमती है। यानी अगर पृथ्वी पश्चिमी से पूर्व घूम रही है तो फिर धाराएं जो होती है वो पूर्व से पश्चिमी की तरफ आती है। इसी तरह से जो जेट धाराएं होती हैं
वो हमेशा पश्चिमी से पूर्व होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। जेठ धाराओं की जो गति होती है पश्चिमी से पूर्व होती है, लेकिन समय समय पर जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, यह बात समझने की है कि सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में जब गति करता है तो ऐसी कंडीशन में इन धाराओं की जो स्थिति होती है वो भी बदलने लगती है। यहां एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी होगी। आप समझ गए होंगे कि जेठ धाराएं जो होती हैं वो जेठ धाराएं पश्चिमी से पूर्व गति करती है और इनका वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बात हम कर रहे हैं कि जेठ धाराएं जो होती हैं उनकी गति कैसी होती है या दिशा क्या रहती है। तो मैंने अभी कहा कि ये संपूर्ण जो पृथ्वी है इसके ऊपर तीन मुख्य जो अक्षांश है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी साउथ जो अक्षांश है इसको हम मकर रेखा कहते हैं, मकर और कर्क रेखा, और ये हमारी जो मेरिडियन लाइन है या भूमध्य रेखा है। तो सूर्य जब उत्तरायण होता है, ध्यान देना इस बात पे, सूर्य जब उत्तरायण होता है यानी कि कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो ये जेठ धाराएं भी उत्तर की तरफ खिसक जाती है, या मैं यूं कहूं कि इनकी जो स्थिति होती है वो लगभग 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की तरफ आ जाती है। यानी कि इस क्षेत्र में जो जेठ धाराएं होती हैं वो पश्चिमी से पूर्व बहने लगती है। और अगर ये कर्क रेखा पर आ जाए, क्या सूर्य जो है कर्क रेखा पर आ जाए तब तो ये उत्तर की तरफ खिसक जाती है, और अगर सूर्य मकर रेखा यानी दक्षिणायन हो जाए सूर्य, तो इन जेठ धाराओं की जो स्थिति होती है वो 8 डिग्री से लेकर लगभग 30 डिग्री के बीच में हो जाती है। और यही मुख्य वो क्षेत्र है जहां पर चक्रवात पैदा होते हैं 8 से 30 डिग्री के बीच में, और इनमें मुख्य योगदान रहता है हमारी जेठ धाराओं का। अब बात यह आती है कि जब ये उत्तरायण या दक्षिणायन होती है तो इनकी दिशा भी कई बार जो धरातलीय प्रभाव है उनकी वजह से बदल जाती है। तो यहां मैंने अब तक आपको कहा है कि पश्चिमी से पूर्व गति करती है, लेकिन जब ये गंगा के मैदान में भारत की स्थिति के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, गंगा के मैदान की तरफ उतरती हैं तो इनकी दिशा जो होती है वो पूर्व से पश्चिमी हो जाती है। कैसे हो जाती है? पूर्व से पश्चिमी हो जाती है। तो मुख्य बात यहां ये आती है कि जेठ जो धाराएं हैं वो जेठ धाराएं जो हैं इस वायुमंडलीय जो प्रक्रम है, संचरण है जिसको मैं कहूं, संचरण में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इसका मतलब चक्रवात अगर पैदा होंगे तो उनकी अनुकूल जो स्थिति है वो 0 से 30 डिग्री है, और यही जो है वायु राशियों में क्या करते हैं, अस्थिरता पैदा करती है। अगर मैं ये कहूं कि जब इस तरह से ये गतियां चलती हैं तो एक बात जरा आप ध्यान देना, मेरी अगली क्लास में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि ये किस तरह से गति करती हैं। अगर ये पश्चिमी से पूर्व गति करती हैं तो आपको पता है कि 6 से 12 किलोमीटर ऊपर है तो निश्चित तौर से ये धरातलीय जो तापमान है उससे उनका तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो ये उच्च वायुदाब वाली हवाएं होंगी। अगर ये ट्रॉपिकल जोन में उतरती हैं तो उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब यानी चक्रवातों की उत्पत्ति होगी। और अगर ये ध्रुवीय क्षेत्रों में उतरती हैं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में धरातल का तापमान बहुत अधिक न्यून होता है, लेकिन उसकी तुलना में जेठ धाराओं का तापमान कम होता है। इसका मतलब वायुदाब जो होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में धरातल का ज्यादा और जेठ धाराओं का वायुदाब कम होता है, इसीलिए प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोबारा फिर दोहरा रहा हूं कि जब ये ट्रॉपिकल जोन में यानी कि उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां दो विपरीत वायु राशियां चाहिए हमें, यानी कि दो विपरीत वायु राशियों का मतलब है चाहे वो ठंडी हो सकती हैं या फिर वो गर्म हो सकती हैं, या वो महासागरीय हो सकती हैं या महाद्वीपीय हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपको कहूं कि चक्रवातों की उत्पत्ति होती है तो वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि 8 से लेकर 30 डिग्री के बीच में या 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में दो विविध वायु राशियां मिलती हैं। तो हम अगली क्लास में इन जेठ धाराओं के आधार पर जो चक्रवात है उनकी उत्पत्ति की संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। तो मुख्य अगर मैं बात करूं कि ये जो जेठ धाराएं होती हैं इनके जो प्रभाव हैं वो कहां तक होते हैं तो ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। मुख्य ध्यान रखना है सीजी रोस्बी ने 1947 में जेठ स्ट्रीम शब्द प्रयोग किया था, और जिसका मतलब है वायुमंडलीय या क्षोभ मंडल में जितना भी वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, संचरण होता है, उनके लिए इन्हें उत्तरदायी माना जाता है। तो साथियों
जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।